सारे ही कर रहे हैं तकरीबन। असल में अच्छा राशिद, लेकिन कभी तुमने ना देखा नहीं होगा कि गुरूर आए कोई ऐसी चीज देखी नहीं होगी। देखिए सो राशिद भाई, सबसे पहले आपसे ओपिनियन लेता हूँ, फिर उसके बाद मजीद आगे बढ़ेंगे। यार आज ना अफगानिस्तान ने सबको गलत साबित कर दिया, हम सबको। बिल्कुल, बस बहुत ही कमाल क्रिकेट खेली है, लेकिन सरप्राइज हमें ये है कि इंग्लैंड ने बैटिंग दूसरी कैसे की। बिल्कुल, ये एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली में ज़्यादातर 72% वो टीम है जो मतलब कि पहले बैटिंग करके मैच जीतती हैं। तो क्या हुआ कि उन्होंने क्या सोचा होगा। बाप ने एक बात ज़रूर की थी कि ये लोग करते ही ऐसा है, लेकिन रोकना चाहिए इनको। जो कुएं में कूद रहा है जाके, तो उसको हम रोकेंगे ना। एग्जैक्टली, रोकना चाहिए, कोई होना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट गेम था। एक लो रैंक टीम का था, अब हायर रैंक से टीम में इनको इंडिया को हराना पड़ेगा, साउथ अफ्रीका को हराना पड़ेगा, पाकिस्तान को हराना पड़ेगा, 7 मैच जीतने पड़ेंगे उसके लिए इनको फाइनल में, सेमीफाइनल में जाने के लिए। वो बहुत बड़ी मिस्टेक की, मैं ये समझता हूँ। बाकी हफीज उसी बात को कंटिन्यू करते हैं। टॉस पे जो थे वो बटलर ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि चेज करते हुए जो है वो कंडीशंस सूटेबल होंगी, ड्यू फैक्टर होगा, मे बी इट विल बी बेटर फॉर अस टू बॉल फर्स्ट। और आपने भी यही बात की थी कि टॉस जीत के जो है बैटिंग ही करनी चाहिए। बट खैर अब थोड़ा अनपैक करें बटलर के डिसीजन को। First of all, would like to congratulate Afghanistan team on winning the historical match tonight. I'm sure कि पूरा अफगानिस्तान बहुत खुश होगा और हम भी बहुत ज़्यादा खुश हैं उनकी इस कामयाबी पर। इंग्लैंड के लिए उसको क्या कहते हैं वो, कम विल डू हिट मी, आई थिंक दिस इज़ द राइट वे टू डिस्क्राइब इंग्लैंड माइंडसेट। एक ऐसा एब्सोल्यूट रोड, उसके ऊपर आपने पहले टॉस जीत के जो है वो बॉलिंग करने का फैसला किया, जो अभी तक समझ नहीं आ सका कि आपने ये कैसे फैसला लिया। एक चीज़ आपके पास आई और जैसे राशिद भाई ने बात की कि एक ऐसा मैच जिसको इनके लिए इसलिए जीतना ज़रूरी था कि इन्होंने अपने से प्रेशर ऑफ करना था, तो आपने अपने ऊपर उतना ही ज़्यादा प्रेशर डाल दिया। एक तरफ आप प्री मैच में जब ये टॉस हुआ तो इन्होंने उनको प्रेस किया, उनकी बॉलिंग लाइनअप को, उनके स्पेशल स्किल्स ऑफ स्पिन बॉलिंग को, और आप खुद ही अपने आप को उसी बॉलिंग के आगे जो है वो एक्सपोज करने के लिए तैयार हो गए। व्हाई नॉट टू टेक दैट चैलेंज ऑन एब्सोल्यूट बैटिंग ट्रैक और पुट अ रन्स ऑन द बोर्ड 300 प्लस और फिर उनको अंडर प्रेशर कर दो। लेकिन आई थिंक इट्स एब्सोल्यूट नॉन अंडरस्टैंडेबल डिसीजन फ्रॉम बटलर राइट फ्रॉम द स्टार्ट। और ये जो भी मैनेजमेंट के इस वक्त के लोग होंगे वो जरूर अपनी सरदर्द की कोई ना कोई दवाई ले रहे होंगे कि यार हम कैसे यहाँ से बाहर निकलें। एग्जैक्टली बाप भाई, हम जरा इसको जरूर डिग इन डीपर करेंगे। अभी जब आपका ओपिनियन लेता हो अगेंस्ट इंग्लैंड, हम अफगानिस्तान को देखते, तो ये जो फैसला था, जो राशिद भाई ने भी जिसका अंदिया दिया है कि भाई टॉस जीतकर जो है पहले उनको बैट करवाना और बाद में फिर उनकी बॉलिंग के सामने एक्सपोज करना, जिसको अभी हफीज भाई ने समझाया है, आ बैल मुझे मार। देखिए ये उनका तरीका खेलने का इंग्लैंड का, वो उनकी प्रेफरेंस हमेशा से ये रही है कि वो चेस करें और दे विल ऑलवेज गो फॉर दैट। अगला मैच भी होगा, टॉस जीतेंगे तो वो चेस पे जाएंगे। आई डोंट थिंक वो लोग टीम इतना ज़्यादा स्टैट्स पे बिलीव करती है, बिकॉज देयर इज उनका एक अपना खेलने का तरीका है जो आज फेल हो गया। लेकिन ये वही तरीका जिसमें उनको कामयाबी भी बहुत ज़्यादा मिली है। बट इनका जो फेलियर है वो ठीक है, रन चेज में हुआ ज़रूर, आज बैटिंग लाइन फेल ज़रूर हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं इंग्लैंड को अपनी जो बॉलिंग लाइनअप है ना उसको सॉर्ट आउट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी अफगानिस्तान जैसी बैटिंग लाइनअप के अगेंस्ट उन्होंने उनसे 285 अगर इस विकेट पे करवाया है, और क्या कहते हैं वो 300 प्लस आराम से हो सकता था कि अगर गुरबाज रन आउट ना होते और एक अच्छी पार्टनरशिप और लग जाती। सो जब अभी डिटेल में जाएंगे, बट फॉर मी आई थिंक दैट्स द वे दे प्ले। सो मेरा नहीं ख्याल कि दे विल बी पैनिक्ड अबाउट इट। वो आज बुरा खेले हैं, बैटिंग का डिस्प्ले अच्छा नहीं था, तो मैच अभी भी पैनिक नहीं होना। नहीं, अब करेंगे थोड़ा सा, लेकिन आगे जाके जरा डायग्नोसिस जरूर करेंगे। But BK, on this victory for Afghanistan, you know, loss after loss for them at World Cups, not barely a handful of proven match winners in their side, but on the bank of those players, they have made an upset against England. What does this victory mean for a team like Afghanistan? नहीं, विक्ट्री तो बहुत बड़ी है। जाहिर है अफगानिस्तान इससे पहले टॉप 6 टीम्स के खिलाफ मेरे ख्याल जीता भी नहीं था, बट अफगानिस्तान के लिए जीतना उनके मेन प्लेयर्स नहीं, उनको जिताना था जो आज स्टैंड अप हुए। जिन के आपने नाम लिए वो स्टैंड अप हुए। मासवा जो एक और इन्होंने विकेट कीपर खिलाया था वो बहुत अच्छा खेला, इकराम वो बहुत ज़बरदस्त खेला। जो जिस बात को वहाब अलूड कर रहा है, ये टूर्नामेंट से पहले भी यही बात हुई थी कि इंग्लैंड की इस दफ़ा की बॉलिंग जो है बहुत ही मतलब आर्चर नहीं है, प्लंकेट नहीं है, आदिल रशीद उस फॉर्म में नहीं है, तो इस बॉलिंग में बाइट नहीं आपको बिल्कुल नज़र आ रही, स्विंग नहीं होगा। ये सुबह भी बात हुई, स्विंग नहीं होगा तो बहुत स्ट्रगल किया। जो 2 बॉलर आप देख लें, स्विंग बॉलर्स वोक्स और करन, 8 ओवर में उनको 87 हुआ है।
और ये अफगानिस्तान के खिलाफ ठीक है, पिच बहुत अच्छा था, सब बातें ठीक हैं, बट इस बॉलिंग से आप एक्सपेक्ट करते हो कि इंडियन कंडीशंस में आप जहाँ पे हेल्प नहीं आपको मिलनी, आप कंसिस्टेंटली मैच जीतोगे, मतलब हो नहीं सकता। थोड़ा सा वेकअप कॉल जरूर है। बहुत मुश्किल काम है और मेरा नहीं ख्याल कि बाहर कोई ऐसा बॉलर इनके पास कोई बैठा हुआ है, मोइन अली को शायद वापस लेके आए, लेकिन बाहर कोई ऐसा बॉलर बैठा हुआ है कि जो इनको वो एज दे सके वनडे क्रिकेट में। इससे तो अच्छा, मैं भी शो शुरू होने से पहले मैं हफीज़ को कह रहा था, तो इससे अच्छा तो जॉर्डन को खिला लें, कम से कम कोई डेथ बॉलर तो होगा। आर्चर पे अभी वो बैंक कर रहे हैं कि शायद आर्चर बाद में फिट हो जाए, उनको भी अंदाज़ा हमारी बॉलिंग कितनी वीक है। लेकिन ये दो टीमें इंग्लैंड के लिए मुझे तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है, और ऑस्ट्रेलिया में भी आते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास कम से कम 3 ऐसे बॉलर हैं जो ऑन द गिवन डे आपको मैच जिता सकते हैं। इंग्लैंड की बॉलिंग लाइनअप में इस वक्त ऐसा नहीं नजर आ सकता कि आप कोई भी स्कोर डिफेंड कर लें। अफगानिस्तान के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री है। अफगानिस्तान अब जो उनको मोमेंटम मिला है, या मोमेंटम नहीं, जो मैच जीते हैं, एक तो वो सारा जो प्रेशर आ रहा था कि जी मैच नहीं जीत रहे, बड़ी टीमों के खिलाफ, वो टूटा है। मुजीब परफॉर्म कर गया, राशिद परफॉर्म कर गया, तो वो जो एक था कि जी अफगानिस्तान के लिए मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं, वो भी हो गई है। तो अब बड़ी टीम के अगेंस्ट भी हो गई है। अब जब ये चेन्नई जाएंगे, जहाँ पे वाकई इनकी कंडीशंस में मतलब ज्यादा इनके हक में कंडीशंस होंगे, तो मेरा ख्याल ये और बेहतर खेलेंगे। एग्जैक्टली यहाँ पे जरा हम एक ओवरव्यू देना चाहते हैं अपने जितने भी नाजरीन हैं, उनको एक रीकैप देना चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ मैच समरी। सो लेट्स गो टेक अ गुड लुक। खवातीन और ज़ात, यहाँ पे इंग्लैंड ने टॉस जीतकर, जैसा हम बात कर चुके हैं, पहले बल्लेबाजी जो है वो अफगानिस्तान को दी, जिसके अंदर रहमान अल्लाह गुरबाज राइट एट द बिगिनिंग एक अच्छा स्कोर करते हुए नजर आए। अनफॉर्चुनेटली फॉर हशमतुल्लाह शाहिदी, बट आई गेस कि वो गुरबाजी की कॉल बनती थी। बट डाउन दी ऑर्डर भी अगर हम देखते हैं, इट वाज अगेन जहाँ पे इकराम का हमने जिक्र किया, आई थिंक दैट वाज वन वंडरफुल चेंज व्हिच क्लिक टुडे फॉर देम। But then towards the end it looked like as if because 154 wickets जब आप गवा चुके होते, लगता नहीं था कि 284 के टोटल तक पहुंच चुकेंगे, but they showed their mettle. On the contrary, अगर हम इंग्लैंड की जानिब देखते हैं तो it was obviously हैरी ब्रूक, you know we've spoken about him, और हमें लग रहा था शायद आज हैरी ब्रूक रिप्लेस होते हैं अगर बेन स्टोक्स की हमने जब जहाँ पे बात की थी। बट देन डाउन दी ऑर्डर हमने मलान की बात की, देन इट वाज राज, आदिल रशीद एंड देन वुड। यू नो सर्टनली अगर आदिल रशीद को और वुड को हम देखते हैं मैच समरी के अंदर, तो हमें समझ आना चाहिए कि बैटिंग ऑर्डर पे भी शायद रिलायबिलिटी वो नहीं रही, क्योंकि हमेशा हमारे पैनलिस्ट ने यही तस्करा किया था कि भाई जब भी इंग्लैंड खेलेगा वो ज्यादा स्कोर ऑन द बोर्ड करेगा। बट टुवर्ड्स द एंड अगर हम यहाँ पे एक और बात करते हैं, वो सिर्फ ये है कि जहाँ पे मुजीब की बात की जाए, राशिद की बात की जाए और नबी की बात की जाए, सो दे हैव परफॉर्म टुडे एंड टुवर्ड्स द एंड अफगानिस्तान कॉम्प्रिहेंसिव विन बाय 69 रन्स। मैं इसमें सिर्फ एक चीज ऐड करूंगा, बिल्कुल अभी आपके पास ही आते हैं वहाँ, बट अभी आज के लॉस के बाद इंग्लैंड जो है वो बहुत ज़्यादा अलार्म ज़रूर होंगे, बिकॉज नाउ दे हैव दैट नेट रन रेट इन द नेगेटिव। सो 3 मैचेस फॉर इंग्लैंड, 1 विक्ट्री and 2 losses, which puts them with just 2 points on the board, followed by of course Afghanistan, 3 games, 1 win today for them, 2 losses for them as well. So 2 points के साथ वो भी इस वक्त जो है पॉइंट्स टेबल पे they're just below England at number 6। जी वहाँ आपकी बातें नहीं सुन रहा जब आप बात करने लगे। आज इन्होंने एक्यूरेट बातें की हैं। नहीं मैं आपको अभी हम लोगों ने अभी स्टैट्स देखे, उसमें हमने देखा है कि रशीद, नबी और मुजीब जो है उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा बॉलिंग में जो कंपैरिजन है वो बता दूं कि मुजीब और राशिद और इन्होंने जो क्या कहते हैं नबी ने बॉलिंग की, इन्होंने 26 ओवरों में 104 रन दिए हैं, जो कि एवरेज बनती है 4 रन पर ओवर की इकोनॉमी की, और इन्होंने 8 आउट किए। ऑन द अदर हैंड साइड जो इंग्लैंड के स्पिनर्स हैं, जिसमें आदिल रशीद, जो रूट और लिविंगस्टन है, उन्होंने 24 ओवरों में 94 रन दिए हैं। ये भी ऑलमोस्ट 3.914 की एवरेज बनती है, इनके 5 आउट थे। सो जो आज मेजर डिफरेंस नजर आया वो था फास्ट बॉलिंग का फर्क। 8 ओवरों में जिस तरह इन्होंने बताया कि 86 रन हो गए, अगर हम वुड और ट्रॉपले के भी रन डालें तो उन्होंने 18 ओवरों में दिए 102 रन, टोटल इन लोगों ने दिए 188 इन 26 ओवर्स। और इंग्लैंड की बॉलिंग लाइनअप को काफ़ी हद तक जो है वो एक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप कहा जाता है एज़ कम्पेयर टू अफगानिस्तान, जिधर उनके पेसर्स ने टोटल 15 ओवरों में जो है वो कोई तकरीबन दिया है 107 रन। सो दिस इज़ वेयर इंग्लैंड हैज़ लॉस्ट द गेम। हम लोगों ने सुबह भी बात की थी कि जो इंग्लैंड की बॉलिंग है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, स्पेसिफिकली फास्ट बॉलिंग के ऊपर, और वो आज हमारा डिफरेंस है। और जो इंग्लैंड का आप कह रहे हैं, देखें आज अफगानिस्तान वॉज एक वाहिद ऐसी टीम थी जिसके पास स्पिन अटैक बहुत अच्छा है, और एक है इंडिया। रेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट में इनको आप स्पिनर ज्यादा नहीं खेलने पड़ेंगे।
मैं जो आपको बार बार कह रहा हूँ, जी। दैट इज व्हाट क्योंकि आई teams थिंक जो बाकी इनके साथ matches उनके रहेंगे। पास स्पिन अटैक इतना अच्छा नहीं होगा, और ये लोग फैंसी करते हैं फास्ट बॉलिंग को, तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि 2 मैच जरूर हार गए 3 में से, लेकिन अभी 7 मैचों में से अगर ये 5 मैच और जीत जाते हैं तो दे आर इन द रेस ऑफ। जहाँ पे आपने इंग्लैंड की इकोनॉमी का तस्करा किया, वहाँ पे आपको एक और डिफरेंस भी वहाँ पे यहाँ पे जरूर कंट्रीब्यूट करूंगा कि अगर हम प्रीवियस मैचेस के अंदर अफगानिस्तान बॉलिंग की इकोनॉमी देखते हैं, दैट वाज अबव 5, आज टुडे दे वर एट 4, आई थिंक दैट वाज वन मेजर डिफरेंस एज वेल। अब इसी चूंकि अब बॉलिंग की बात करें, मैं जरा राशिद भाई की जानिब बढ़ना चाहता हूँ। राशिद भाई आपको इंग्लैंड के फॉल विकेट्स भी दिखाते हैं फॉर अ पिच जिसके बारे में कहा जा रहा है बैटर्स पैराडाइज है, वहाँ पे ब्रेक होती हुई भी नजर आई, सीम होती हुई भी नजर आई और इंग्लैंड क्रम्बल होते हुए भी नजर आया। आइए जी, फॉर अ विकेट दिखाते जाए तो अपनी सोच भी बताते जाए। आज तो गेम जो चेंज किया वो गुरबाज ने शुरू के 10 ओवर में गेम से आउट करने की कोशिश की इंग्लैंड को, और वो कामयाब हुए। जब मैच का रिजल्ट आया तो गुरबाज ही ने उनको बैकफुट पे लेके गए। बाकी अब इनकी जो बॉलिंग थी 3 स्टंप्स के अंदर बैकफुट पे और फ्रंट फुट पे जिस तरह से ये आउट हुए हैं, बैकफुट पे यानी 3 विकेटों पे लगी हैं, 6 इनके ऊपर के बैट्समैन जो हैं विकेटों पे लगी है आके या लेग दी 4 हुए हैं। इसका मतलब है इन्होंने हिट किया स्टंप्स के अंदर। ये देखिए ये भी स्टंप्स के अंदर बॉल की है। बॉल बहुत की फैक्टर है स्पिनर्स के लिए, जो भी स्पिनर देख रहा है। ये भी इन्होंने जो डायरेक्शन थी टूवर्ड्स द स्टंप्स ही पूरा खिलाया है इनको करंट को, और बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग की है। यहाँ पे 3 स्टंप्स के अंदर बॉलिंग की गई है, हालांकि इतना आसान नहीं था। बेगर सामने ब्रुक बैटिंग कर रहा है या रूट बैटिंग कर रहा है या बटलर कर रहा है, बड़े नाम है ये इंटरनेशनल क्रिकेट के, लेकिन बड़ी दिलेरी से इस टीम में जो है जज्बा नज़र आया, पुराना वाला जैसे नज़र आता था, लेकिन यूनिटी वो अफगानिस्तान की है जो कि शायद अब जाके डेंजर साबित हो सकती है अगले मैचेस में। बिल्कुल, यहाँ पे अगर हम स्टार्ट से भी फ्रॉम द टॉप इफ वी बिगिन टू अनपैक अफगानिस्तान's परफॉर्मेंस टुडे, दे वर वेरी इंप्रेसिव इन द बैटिंग पावर प्ले। दे मेड श्योर टू कैपिटलाइज हर लेंथ की डिलीवरी पे। उन्होंने अपना जो इकोनॉमी रेट है, जो रन रेट था, उसको इतना मेंटेन रखा कि आगे जाके दे न्यू कि अगर कोई अपसेट आता है बीके इन डाउन द बैटिंग ऑर्डर, दे मेड श्योर स्पेशली गुरबाज द वे दैट ही बैटेड, वो उन्होंने एक डेंजर ऑफ सेट कर लिया था। हाउ डू यू रेट गुरबाज इनिंग्स टुडे, बिकॉज ही इज वन ऑफ दोज की प्लेयर्स फॉर अफगानिस्तान जिनके ऊपर जो है बहुत सारी उम्मीदें होती हैं टॉप ऑफ द ऑर्डर, तो उनकी बैटिंग के ऊपर आपको क्या आज कहेंगे? देखिए, सारे जो अफगानिस्तान की बैटिंग एक तरफ और गुरबाज एक तरफ, आपको पता चलता है कि वो एक इनमें से क्वालिटी प्लेयर है। स्किल वाइज इन सबसे मतलब हेड एंड शोल्डर्स अबव सारी बैटिंग लाइनअप। तो आज हफीज़ ने कहा था कि अगर इन्होंने 300 करना है, गुरबाज ने 170 करना है, क्योंकि वो इतना अच्छा खेलता है इनमें से, मतलब उसकी क्वालिटी बहुत सुपीरियर है बाकी प्लेयरों से। तो अटैक उसने किया, पिच मेरे ख्याल उसके मतलब की थी, बट क्योंकि वो दोनों पाँव पे खेलता है फास्ट बॉलर को, फ्रंट फुट पे भी बैक फुट पे भी, तो उसको बॉल करना ज़रा मुश्किल है। पुल शॉट भी उसकी अच्छी है। तो अगर ये रन आउट ना होता तो जो आप 284 देख रहे हैं, तो 300 से ज्यादा 330-40 पे भी बात जा सकती थी। और जब ये बेचारा जब रन आउट हुआ तो आपने इसका रिएक्शन भी देख लिया था, क्योंकि उसको पता था कि आज जिस मैं जोन में चला गया हूँ तो 80 का कोई फायदा नहीं, 120 रन अनपैक करें, बिकॉज आई वांट योर ओपिनियन ऑन हाउ गुरबाज, व्हाट डू यू थिंक मेक्स हिम सो डेंजरस, अ बैटर लाइक गुरबाज? देखिए, बहुत क्लियर हेडेड बैटिंग करते हैं। कोई ऐसे टेंटेटिव किस्म की मोमेंट अपने ऊपर तारी नहीं होने देते। एज ए बैट्समैन ही इज़ वेरी क्लियर कि उनका रोल क्या है। वो ईस्ट खेले या वेस्ट में जा खेले, उसने इसी जोन में रह के क्रिकेट खेली है, और इसकी कामयाबी इसीलिए है एज ए बैट्समैन कि एक तो उनकी शॉर्ट रेंज बड़ी बेहतर है। अपनी टेक्निक तो को इतना ज़्यादा जो है ये अपने सर पे नहीं चढ़ाते, लेकिन अपनी शॉर्ट रेंज खेलते हैं। इनको जो शॉट मिलता है उसको खेलते हैं। और देखें, ये कंडीशन एब्सोल्यूट सूट करती थी इनके स्टाइल ऑफ प्ले को। और दूसरी तरफ अगर मैं जाऊँ तो मुझे ये सारा कुछ देख के ऐसा लगा कि जो इंग्लैंड के बॉलर थे वो इंग्लैंड में बॉलिंग कर रहे थे बनिस्बत कि उनको दिल्ली में बॉलिंग करनी थी। और जबकि जो अफगानिस्तान की बॉलिंग थी, उन्होंने राइट एरिया हिट किया, विकेट टू विकेट बॉल किए, जहाँ पे बॉल थोड़ा नीचे भी रहा, और नीचे रहने की वजह से इंग्लैंड के बैट्समैन, जो मुझे लगता है कि अभी भी इंग्लैंड में मौजूद हैं, उनको नहीं शायद अभी तक अंदाजा हो रहा कि वो इंडिया में आके बैटिंग कर रहे हैं, जहाँ पे उन्होंने फ्रंट फुट के ऊपर खेला। तो मोस्ट ऑफ द बैट्समैन वर नॉट इन द लाइन ऑफ द बॉल, वो फ्रंट फुट पे नहीं खेले, बैक फुट पे जाके आउट होते गए। तो मुझे ये लगता है कि ये परफेक्ट एग्जाम्पल है जिसकी वजह से अफगानिस्तान जीता। एक तो उनको ये चांस मिला कि दे कैन प्ले विदाउट एनी फियर, क्योंकि जब आप पे रन ऑन द बोर्ड का प्रेशर आता है तो आप डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं। तो उनको दे वर टोटली फ्री। गुरबाज और इब्राहिम ने जो स्टार्ट दिया, आई एम स्टिल थिंकिंग कि वो उतना अच्छा कैपिटलाइज नहीं किया, उन्होंने उस तरीके से मोमेंटम मेंटेन नहीं किया। इनके कप्तान हशमतुल्लाह की जो इनिंग्स थी वो बेसिकली मुझे लगा कि वो बिल्कुल ही उसके मोमेंटम को तोड़ गई, क्योंकि उन्होंने 12 या 14 रन किए, वो 35 या 36 बॉलों पे। तो मुझे लगा कि उसके बावजूद दे गॉट दैट रन ऑन द बोर्ड, और जिस तरीके से उन्होंने अकॉर्डिंग टू द कंडीशन अडेप्ट किया एज ए बॉलिंग यूनिट,
विकेट टू विकेट हिट किया, दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट, जहां पे उनके वो स्पिनर जो हमें लग रहा था कि किसी बड़ी टीम को अभी तक वनडे में नहीं जीत सके, उन्होंने आज वनडे में भी वो करके दिखाया। What a great toss to lose for Exactly. Afghanistan. रोहा, चूंकि टर्निंग पॉइंट की बात हो रही है तो यहाँ हमारे प्रोग्राम में सर एक छोटा सा टर्निंग पॉइंट है, हम वापस आके फिर आपके पॉइंट के ऊपर आते हैं। मैं गूगल ही कर दूं अगर आपकी इजाजत हो तो अब जब हम ब्रेक पे जा रहे हैं, जब वापस आएंगे तो दैट वन चेंज व्हिच अफगानिस्तान इज मेड, आई थिंक डिड वंडर्स फॉर देम। उससे पिछले मैच में जो इंग्लैंड एक तब्दीली करके लेके आया था, इट डिड वंडर्स फॉर देम टू एज वेल। मेरा ख्याल है वापस आके Welcome back to Game On here. We're unpacking England versus Afghanistan. What a match that was. What a victory for Afghanistan. Being put to bat first. और कहना उनका यही था कैप्टन का कि अगर हम टॉस जीतते तो हम भी बॉलिंग करते, बट दैट वाज अ ग्रेट टॉस फॉर देम टू लूज। पुट 284 ऑन द बोर्ड। यहाँ पे ठीक है, द रन्स वर इनफ इवन दो द कैप्टन वाज एमिंग फॉर 300 प्लस एज वी न्यू लेटर ऑन, लेकिन it was the spinners of Afghanistan that came to the party and made sure England would not be able to chase this down. Partnerships नहीं लगने दी, किसी भी बैटर को सेटल इन नहीं होने दिया। और आज एक हमने ऐसा भी प्लेयर देखा है हफीज जो उन्होंने अपने 11 में शामिल किया, इकराम अली की अगर हम बात करें, अगेन अ विकेट कीपर बैटिंग कमिंग इन एंड प्लेइंग दोज इंपॉर्टेंट मेकिंग दोज इंपॉर्टेंट रन्स इन दैट मिडल ऑर्डर। ये भी कोई फ्लूक था, कोई लकी ड्रॉ था, वाज इट अ प्लान्ड थिंग फ्रॉम देम, बिकॉज इट वाज अबाउट टाइम कि अफगानिस्तान कोई चेंज करें अपने लाइनअप में। जी पहले तो अगर ये प्लान में होते तो पहले मैच भी खेलते। तो ये मुझे लगता है एक मरतबा फिर मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन मार्क है कि आपको ऐसा प्लेयर, ऐसे गट्स वाला प्लेयर आपको पहले क्यों नहीं जज होता। सिमिलर गोज विद मेनी अदर डिफरेंट मैनेजमेंट ऑल्सो, कि वो अपने उस प्लेयर को जो मोस्ट इम्पैक्ट डालता है वो पहले क्यों नहीं खेलता। क्योंकि मैं पहले कह चुका हूँ कि मैनेजमेंट का एक सबसे बड़ा जो रोल होता है वो ये होता है कि वो टैलेंट को राइट आइडेंटिफाई करे और उसको राइट यूटिलाइज भी करे, उसको मौके भी दें, अपॉर्चुनिटी भी दें। तो इकराम को मैं आज आई एम रियली इम्प्रेस द वे ही हैंडल द प्रेशर। एक ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पे अगर वो परफॉर्म ना करते तो शायद इनके रन्स 240 भी ना हो पाते, लेकिन उन्होंने मेक श्योर किया एक अच्छी, अपने साथ जितने भी लोग आए उनके साथ उनकी पार्टनरशिप लगवाई। और मेरा जहाँ तक मुझे पता लगा है कि ये 2 साल के बाद दोबारा टीम के अंदर आए। तो आप ये सोचें कि ऐसे प्लेयर को आप कैसे इस फॉर्मेट में इतनी देर तक दूर आपने रखा। अभी तक की जो इनकी मैंने बैटिंग देखी, बड़ी ही कंट्रोल बैटिंग थी, बड़ा ही इन्होंने बेहतर तरीके से इस प्रेशर वाले मैच में अपने आप को वो लेके चले। विद द सेम टाइम आई थिंक इनकी ये वाली इनिंग्स है या ये वाली जो ये परफॉर्मेंस है, ये एक क्लियर मैसेज भी है टू ऑल अदर मैनेजमेंट्स ऑल्सो कि अपने प्लेयरों के ऊपर ट्रस्ट किया जाए और अपने प्लेयरों को राइट अपॉर्चुनिटी दी जाए। जब आप राइट अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करते हैं तो जो इंडिविजुअल है वो उसके अंदर परफॉर्म करता है, वो उसके अंदर राइज करता है। बिल्कुल। वहाब, हाउ डू यू रेट इकराम्स नॉक, बिकॉज ये वही बात है कि वी हैवंट सीन मच ऑफ हिम, बट अपॉर्चुनिटी मिली उनको, सिर्फ 15 वनडेज वो खेले हुए, अपॉर्चुनिटी मिली बिग स्टेज पे अगेंस्ट बिग टीम एंड ही मेड श्योर कि उनकी कंट्रीब्यूशन जो है वो की रही है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट था कि जो उनको आज मौका मिला है उन्होंने उसको पूरा जो है ही हैज़ टेकन इट फ्रॉम बोथ हैंड्स। और ऑब्वियसली नजीबुल्लाह ज़ादरान की जगह ये आए हैं और वो उनके बड़े सीजन कैंपेनर रह चुके हैं और ही इज़ ऑल्सो वेरी गुड हिटर ऑफ द बॉल। लेकिन आज जो स्पेसिफिक चेंज किया था उसके पीछे क्या रीज़न थी उसका तो हमें एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन इनको जो अपॉर्चुनिटी मिली है वो इन्होंने ग्रैब ज़रूर किया एंड ही लुक्ड वेरी सॉलिड। ही इनके ऊपर प्रेशर था क्योंकि अफगानिस्तान की 3-4 विकेटें इकट्ठे गिर गई थी। Then he played one side, he kept one side going singles, doubles whenever he got that opportunity to hit the ball जो इसके एरिया में थी उसने उसको खेला। और इनकी 2 पार्टनरशिप्स जो एक राशिद के साथ और बाद में जो एक मुजीब के साथ हुई है, एक हुई है तकरीबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक हुई है पार्टनरशिप 25 रन की और एक हुई है पार्टनरशिप 26 रन की, विच इज मीन्स के 50 रन इन्होंने उनमें ऐड किए हैं 2 विकेटों ने। सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। और आई थिंक हफीज़ भाई और राशिद भाई, बाजीद भाई ये बेहतर बता सकते हैं कि इवन दो ऐसी सिचुएशन में वेयर यू हैव टू प्ले विद द टेल, वो मेरे ख्याल सबसे मुश्किल होता है किसी भी बैट्समैन के लिए, बट ही मैनेज्ड इट क्वाइट वेल। एग्जैक्टली। मैं जरा राशिद भाई की जानिब बढ़ना चाहता हूँ। राशिद भाई, हम देख रहे हैं 284 का टोटल। कल हमने पाकिस्तान और इंडिया के पर्सपेक्टिव में यही बात की थी कि जब इतना स्कोर बोर्ड के ऊपर हो तो कोई भी टीम हो उसमें प्रेशर जरूर होता है। आपको नहीं लगता कि यहाँ पे हमें बेन स्टोक्स, जोफ्रा आर्चर और इनके इम्पैक्ट की बात करनी चाहिए कि अगर इनकी इंक्लूजन होती स्क्वाड में या वो चेंजेस करते, जिस तरह आज उन्होंने रिजिडली उनके स्किपर ने कहा कि यार नो चेंजेस एट ऑल, आपको लगता है इम्पैक्ट हो सकता है? अब लास्ट वर्ल्ड कप में चले गए जहाँ पे इनके मेन प्लेयर थे, जैसन रॉय भी मौजूद थे, जोफ्रा आर्चर थे, बेन स्टोक्स थे, ये की प्लेयर्स थे, लेकिन अभी नहीं है। और बीच में आप इस कंडीशन में मोइन अली को भी नहीं खिला रहे और साथ में सैम करन को, जहाँ पे बॉल थोड़ी भी स्विंग हुई, बहुत इफेक्टिव बॉलर है, तो मोइन अली का ना भी खेलना। और जो प्लेयर्स के आपने वो तो टीम के साथ है नहीं, लेकिन अगर वो होते तो इम्पैक्ट तो पड़ना था, क्योंकि बेन स्टोक्स अगर बॉलिंग करते हैं तो 4-5 ओवर उनके होते हैं, साथ में बैटिंग तो वर्ल्ड कप पूरा जितवा दिया उन्होंने, टेस्ट मैचेस जितवाए, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है।
اور ابھی افغانستان کی بات ہو رہی تھی, ان کے وکٹ کیپر کی بات ہو رہی تھی, لیکن ہم 3 بالرز نے جو 8 آؤٹ کیے ہیں 8, ان تینوں نے مل کے 60 رن بھی بنائے. تو فرق کتنا ہے, مطلب 8 وکٹوں کا اور 60 امپورٹنٹ رنز ہیں. اور ساتھ میں اکرام کے ساتھ جو پارٹنرشپ لگی ہے بہت زبردست لگی ہے. حالانکہ ہمیں یہ تھا کہ نیوزی لینڈ والا میچ یہیں پہ یار, وہ گجرات میں جو ہوا تھا احمد آباد والا, وہ یاد تھا کہ یار آرام سے چیز ہو جائے گا, لیکن بہت اچھی بال کی افغانستان نے, اسپیشلی تینوں اسپنرز نے, اور فاسٹ بالر نے بھی ود ان دا اسٹمپس رکھا. بالکل اسپنرز تو خیر ایز آئی سیڈ ارلیئر اٹ واز دیئر پارٹی, اٹ واز دا اسپنرز ہو براٹ دیٹ مچ نیڈڈ بریک تھرو. بٹ بی کے اسٹارٹنگ فرام دا ٹاپ ونس اگین افغانستان جس طرح انہوں نے اپنی اننگ اسٹارٹ کی, دیٹ فرسٹ وکٹ پارٹنرشپ جو جسے کہتے ہیں پریشر بالکل نہیں لیا انگلینڈ کی بولنگ کا. ہر لینتھ کی بولنگ کے اوپر انہوں نے اٹیک ہی کیا ہے, چاہے وہ فل لینتھ کی بال ہو, شارٹ بالز کو بھی وہ اچھا کھیل رہے تھے, بلکہ سب سے زیادہ جو انہوں نے اٹیک کیا ہے وہ شارٹ آف لینتھ ڈیلیوریز کے اوپر ہی کیا ہے. ہاؤ ڈو یو ریٹ دس فرسٹ وکٹ پارٹنرشپ اینڈ دا انٹینٹ دیٹ وی آل ٹاک اباؤٹ سو مچ فرام افغانستان؟ دیکھیں ایک شاید مارک ووڈ کے علاوہ تو ایسی شارٹ بالنگ ہوئی ہے جو کہ پنشبل تھی. ووکس اگر اس پچ پہ آپ کو شارٹ آف لینتھ کرے گا, شارٹ بال کرے گا, سیم کرن کرے گا, تو وہ تو جو اچھا بیٹر ہے اس کے لیے تو پرفیکٹ. یہ جو اسٹمپ ہائی بالنگ ہے وہ تو پرفیکٹ ہٹنگ لینتھ ہے. بیک فٹ پہ دونوں اوپنرز نے فائدہ اٹھایا اس لینتھ کا, اور میرے حساب سے تو انگلینڈ کی کوالٹی, بالنگ کی کوالٹی آج بالکل نظر نہیں آئی. اگر تو آپ کا بال سوئنگ نہیں ہو رہا ہوتا تو آپ پھر کوشش کرتے ہیں کنسسٹنٹ بالنگ کریں, کنسسٹنٹ بالنگ آپ کو نہیں نظر آئی. پارٹنرشپ بہت اچھی لگی, لیکن شک ایسے لگ رہا تھا کہ جب ایک آؤٹ ہوئے گا تو یہ نیچے کی طرف چلے جائیں گے. وہ 3 آؤٹ ہوئے اکٹھے, لیکن پھر بھی ریکور کر گئے. شاید اس میں افغانستان کو بھی کریڈٹ دینا چاہیے, جتنی اچھی مطلب 8ویں وکٹ کی پارٹنرشپ بھی 44 کی ہوئی 25 بالوں پہ, وہاں پہ بھی میچ ہاتھ سے نکلا. لیکن جو بیس سیٹ کی گرباز نے اسپیشلی افغانستان کے لیے وہ بہت امپورٹنٹ تھی, کیونکہ ایسے میچز میں جو لیسر ٹیم ہے اس کو سٹارٹ میں بہت ضروری ہے کہ ان کا سٹارٹ اچھا ہو. اگر وہ شروع میں سٹارٹ اچھا نہ ہو تو پھر وہ پرانی جو باتیں ہیں نا وہ بعد میں ذہن میں شروع ہو جاتی ہیں. سٹارٹ بہت اچھا ہوا, ایون بیچ میں تھوڑا سا کلیپس ہو, لیکن وہ سٹارٹ ان کو تھوڑا سا لیوی اس طرح دے گیا کہ اگر آپ کے 4-5 بیچ میں اوور 6-8 اوور برے بھی گئے, وہ گرباز شروع میں کور کر گیا. وہ رن آؤٹ نہ ہوتا نا تو آج 170 والا کام سینچری والی بات بھی پوری ہو جاتی. We just going to take a sweet break over here, a breather, ladies and gentlemen. Don't go anywhere, we'll be right back here. تو مجیب کو جب لیٹر آن انہوں نے اپلائی کیا, مجیب کی اپلیکیشن بڑی امپیکٹفل نظر آئی. لیکن جو ایک اور کویسچن یہاں پہ بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ فار نبی, مجیب اینڈ راشد ٹو پرفارم فار دا ویری فرسٹ ٹائم اگینسٹ دا ٹاپ 6 ٹیمز میں سے انگلینڈ کے خلاف, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ کتنا خوش آئین ہوگا ان کے لیے؟ دیکھیں جو انہوں نے پچھلے 15 میچوں سے اسٹریٹجی بنائی ہوئی تھی کہ ہمارے اسپنرز آخرکار وہ کامیاب ہو گئے اور انہوں نے میچ جتا دیا. کوالٹی اسپنرز نے ان کو میچ جتا دیا. ہر میچ میں یہی ڈیبیٹ ہوتی تھی کہ جی افغانستان کے اسپنرز بہت اچھے ہیں. آج وہ واقعی میں ہم جو بات کر رہے ہیں وہ بات اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ میچ جیت گئے نا. تو وننگ پرفارمنس میں جب انہوں نے تینوں نے پرفارم کر دیا تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی واقعی افغانستان کے اسپنرز میں, اگر اس میں سے راشد خان 4 آؤٹ کر جاتا, 5 آؤٹ کر جاتا, میچ ہار جاتے, تو پھر ہم وہی ڈیبیٹ کر رہے ہوتے کہ اسپنرز نے میچ نہیں. آج پرفارمنس چاہے ایک نے 5 آؤٹ نہیں کیے لیکن تینوں کی کلیکٹیو پرفارمنس سے میچ جیت گئے, تو ہم کہہ رہے ہیں کہ افغانستان نے اپنی اسٹرینتھ پہ میچ جیتا. ایگزیکٹلی. اب میں راشد خان کو ٹچ کرنا چاہتا ہوں. فیض بھائی ذرا آپ کی جانب بڑھتا ہوں. اب ایک بات ہم نے جو کل کی تھی, کیونکہ بازل بھائی کا وہ اوپینین تھا, میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور آپ کی ٹیک لینا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا شاداب کی جب ہم نے بات کی, جب نواز کی بات کی کہ آپ کب تک ری انفورس کرتے رہیں گے کیونکہ آپ کو فیلئر نظر آ رہا ہے. اب افغانستان کی مثال آج ہمارے سامنے ہے. ہم نے راشد کی بات کی, ہم نے نبی کی بات کی اور ہم نے مجیب کی بات کی. وہ ری انفورس کرتے چلے گئے. شاید ان کے پاس آپشنز نہیں تھے. ہمارے پاس پاکستان ڈز اسٹینڈ اے چانس ود آپشنز. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ری انفورسمنٹ کب تک کامیاب ہو سکتی ہے؟ کیونکہ آج ہم نے افغانستان کو کامیاب ہوتے دیکھ لیا, کیا اسی کانٹیکسٹ میں پاکستان بھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں, آپ 2 ڈفرینٹ چیزوں کو اکٹھا کر رہے ہیں. اس کو راشد مجیب اگر کامیاب یا میچ نہیں جتوا سکے تھے, وہ ایک علیحدہ زون ہے, لیکن ان کی بالنگ ٹھیک ہو رہی تھی. ٹھیک ہے, وہ انہوں نے 15 فل ٹاسنگ کرتی ابھی تک آگے نا, ان کا جو ایکشن ہے وہ ٹوٹا نہیں ہوا. شاداب کا مسئلہ کیا چل رہا ہے کہ اس کا ٹیکنیکل ایشو ہے. اس کی باڈی اس کی رائٹ وے میں اس کو سنک نہیں کر رہی. اس کی باڈی ٹوٹ رہی ہے وائل ہی از بالنگ. اس کے فل ٹاسز ہو رہے ہیں, رائٹ ایریا ہٹ نہیں ہو رہا. لیکن جب آپ راشد کی بات کریں گے, ان کی رائٹ یوٹیلائزیشن نہیں ہو رہی تھی.
मुजीब की राइट इम्पैक्ट नहीं डाल रहा था, लेकिन वो बॉलिंग बिल्कुल ठीक कर रहे थे। बॉलिंग जो उनके स्किल्स हैं उसके मुताबिक वो विकेट टू विकेट बॉलिंग कर रहे थे। आज उनकी कामयाबी का सबसे बड़ी वजह क्या है कि उन्होंने विकेट टू विकेट बॉलिंग की और वहां पे उनको कामयाबी मिल गई। लेकिन शादाब ये कंसिस्टेंटली सेटअप नहीं कर पा रहे, और नवाज का कॉन्फिडेंस जब से एशिया कप में उनको बाहर बिठाया गया तब से लेके अब तक नवाज वो नवाज नहीं लग रहे जिनको हमने देखा हुआ है। तो पाकिस्तान के इन दो आउट ऑफ फॉर्म के होने की वजह मेंटल और टेक्निकल है। इनकी परफॉर्मेंस का इम्पैक्ट नहीं आ रहा था, और आज का क्योंकि बाजीद भाई ने जैसे बात की कि अब इम्पैक्ट हुआ है तो हम उनकी बात भी कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों को कंपेयर इसलिए नहीं किया जा सकता कि वो बुरी बॉलिंग कर रहे हैं और ये इम्पैक्टफुल नहीं थे। आज इनका इम्पैक्ट आ गया। बिल्कुल राशिद सर, यहाँ पे बिकॉज हम स्पिनर्स की बात कर रहे हैं, अफगानिस्तान ठीक है आज स्पिनर्स ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी, उनको मैच जितवाया, बट ऑन दिस सरफेस ऑफ ऑल वेन्यूज दिल्ली पे जहाँ पे हमने इतनी बात की कि इट विल बी अ फ्लैट ट्रैक, इट विल नॉट असिस्ट द बॉलर्स, देयर विल नॉट बी मच टर्न, बट आपको लगता है कि अब गोइंग फॉरवर्ड अफगानिस्तान विल बी इवन मोर डेंजरस स्पेशली ऑन वेन्यूज जहाँ पे एक्चुअली स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस हैं, चेन्नई फॉर एग्जांपल? पर आपकी इजाजत तो ऐड कर लूं, क्या पाकिस्तान जीत जाएगा अफगानिस्तान से? सवाल यही है। मैच के दिन पता चलेगा, लेकिन आपको अंदाजा नहीं है किस तरह से आएंगे आप। गुरबाज जो देखा तो पिछले मैचेस में आपने कोलंबो में 100 भी किया है, हमें उठाया कोलंबो में 100 किया उन्होंने, और बॉल आ रही थी बैट पे। अब ये कॉन्फिडेंस लेके ये टीम जा रही है, और इनके अंदर जो यूनिटी है ना, जो ग्राउंड के अंदर है सेकंड फील्डिंग में, वो किसी टीम में नहीं है। एबिलिटी छोड़ दें, स्किल छोड़ दें, लेकिन जिस फाइट किया है इन्होंने, ये अपनी फील्डिंग अपनी एटीट्यूड से ये मैच जीत गए। पाकिस्तान को बहुत अच्छा खेलना पड़ेगा, बहुत अच्छा खेलना पड़ेगा, क्योंकि ये टीम थोड़ी सी डिफरेंट नज़र आई आज फील्डिंग में। जो हमने जो बात की दोपहर में, जो हमने बातें की, हमने बिल्कुल राइट ऑफ कर दिया था, हमें करना नहीं चाहिए था सर। जी सर, हमने सबने को अफगानिस्तान को बिल्कुल, और जिस तरह से ये टीम आई और चैंपियंस को हराया है, उनकी गलतियां अपनी जगह होंगी, लेकिन अफगानिस्तान ने 1 इंच भी नहीं दी जहाँ जगह मिली, क्योंकि उनको पता था कि बैकफुट पे जाएंगे या हाफ जाते हैं स्पिन के ऊपर, आगे निकल के कोई नहीं खेलता, तो वहीं पे बॉल रखिए। ये बैकफुट पे कॉट बिहाइंड हुए या बोल्ड हुए या लेग बिफोर हुए या आगे हल्की सी जंप की है। निकलने वाले प्लेयर्स आजकल बहुत कम है। कल एक प्लेयर को देखा था, शहर अय्यर जो थे, वो निकल डाउन द विकेट जाते हैं। जो इंडियन पिचेस पे डाउन द विकेट जाएगा वो कामयाब होगा। बाकी मैं यही चीज़ हफीज़ को बोलना चाहता हूँ कि बात करें स्पिनर्स पे, क्योंकि अक्सर देखा है पाकिस्तान डाउन होती थी, जहाँ पे आदिल रशीद आया या सूदी आया, ये निकल के मारते छक्के, 2-2 3-3 छक्के एक ही ओवर में मार के गेम को साइड कर देते। मैं तो सर चाहता हूँ कि हफीज भाई मेरे से जरा पूछें कि क्या हुआ है। पूछे जरा हफीज भाई, जाओ पूछे जरा मुझे क्या हुआ। शीदेतन की हुआ जहाँ राशिद भाई ने कहा पाकिस्तान को बहुत अच्छा खेलना पड़ेगा, मुझे खेलना तो पड़ेगा ना। नहीं, but it's good to be reminded of this upcoming threat for Pakistan, but Afghanistan nothing to हमारा take सवाल तो वही रह away गया from Afghanistan। अभी सर एक छोटी सी ब्रेक है, अच्छा, क्योंकि break है। जितनी इन्फॉर्मेशन जितना आपने हमें डरा दिया है पाकिस्तान फैंस को, आई थिंक they need a breather to think about their strategy for the next match। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, when we come back we will take a साहब की जाने बढ़ना चाहता हूँ, जो राशिद भाई ने पॉइंट रेस किया उसके ऊपर ओपिनियन लेना चाहते हैं, तो हफीज भाई प्लीज गो अहेड। जी देखें, जब भी जो भी बैट्समैन है उसके अपने तरीके हैं डिफरेंट बॉलिंग ऑप्शंस को टैकल करने के, उसके ऊपर चार्ज करने के। मेरी कामयाबी या मैंने अपने सीनियर्स को देखा कि उनकी कामयाबी तभी हुई जब उन्होंने स्पिनर्स के अगेंस्ट अटैक किया। जब आप स्पिनर, मैंने देखा इंजमाम भाई को, नॉर्मली ही यूज्ड टू यूज हिज फीट और सीधा मिड ऑन के ऊपर छक्का, मिड ऑफ के ऊपर छक्का, तो वो देख के मुझे भी लगा कि यार मैंने भी अपनी गेम में ये डेवलपमेंट लेके आनी, पहले शायद नहीं थी। तो मैंने ये डेवलप किया कि जब तक, बीइंग अ स्पिनर इट हेल्प मी इन दैट वे टू अंडरस्टैंड कि जब आप स्पिनर पे अटैक करते हैं, जब आप उसको अपने फीट यूज़ करके या उसकी बुरी बॉल को या एक अच्छा अटैकिंग शॉट खेलते हैं, तो स्पिनर थोड़ा बैकफुट पे जाता है। जब तक आप ये नहीं करते, स्पिनर आप पे हैवी रहता है और वो राइट एरिया में हिट करता रहता है, क्योंकि देखें स्पिनर के पास सबसे इंपॉर्टेंट एरिया जो है वो हिटिंग द स्टम्प्स है। जब आप हिटिंग द स्टम्प्स को आप अपनी यूजिंग योर फीट और उसको मिड ऑन मिड ऑफ या मिड ऑफ के ऊपर या बॉलर बैक, जब आप उसको सिंगल भी इवन लेते हैं ना, तो वो डर जाता है, फिर वो ऑप्शन से बाहर आता है। जब वो बाहर आता है तो आपकी कट शॉट होना जाती है, स्वीप शॉट होना जाती है। क्योंकि एज ए बैट्समैन मेरा ये मंत्रा रहा कि जब भी मुझे लगा कि मैंने काउंटर अटैक करना है टू हैंडल द स्पिनर या उसके ऊपर प्रेशर डालना है, तो मैंने अपने फीट यूज़ किए और उसको हिट मारने की या उसको फीट यूज़ करके सिंगल लेने की कोशिश की। सही। आज की बैटिंग के अंदर हमें वो नज़र नहीं आया। कल पाकिस्तान ने भी ये गलती की कि पाकिस्तान की बैटिंग ने भी अगेंस्ट स्पिनर अटैकिंग जोन अप्लाई नहीं किया, और जिसको उनके बॉलिंग ने भी बाद में शायद किसी इंटरव्यू में मैंने सुना कि कुलदीप ने भी ये बात की कि पाकिस्तानी बैट्समैनों ने हमारे ऊपर अटैक नहीं किया। तो मुझे लगता है कि आज की अगर आप इंग्लैंड की बैटिंग देखें तो उन्होंने स्पिनर के अगेंस्ट अटैकिंग शॉट नहीं खेले। टेल एंडर ने आके कोशिश की, जो कि अनफॉर्चुनेटली या पता नहीं कैसे
ग्राफिक्स की गलती है कि वो उनको ऑल राउंडर समझते जी। हैं। हर टेल एंडर को ऑल राउंडर की जो एक वो बैट साथ में लगा दिया जाता है, फॉर गॉड सेक इसको मुझे लगता है थोड़ा सा दूर कर देना चाहिए, क्योंकि आज जो मैंने देखा सैम करन को खेलते हुए, क्रिस वॉक्स को खेलते हुए, उनको ऑल राउंडर कंसिडर करते हैं, जो मुझे आज तक समझ नहीं सही। आई। लेकिन अगेंस्ट स्पिनर, मैं उसी पे वापस आऊंगा कि अगेंस्ट स्पिनर जब तक आप एज ए बैट्समैन अटैक नहीं करेंगे, आप प्रेशर उसके ऊपर नहीं डालेंगे, वो राइट एरिया हिट करता रहेगा और आपको चैलेंज करता नहीं, लेकिन यहाँ पे जो एक सवाल करेक्ट करना चाहता हूँ ताकि व्यूअर्स की भी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, हमारी भी रोज सीखते हैं, वो ये है कि अगर फर्ज करें कि रीड ही नहीं हो रही तो फिर आप क्या करेंगे? नहीं, वो ऑलराउंडर की बात करें। मैं ऑलराउंडर की नहीं, मैं तो ऊपर के जहाँ पे चार्ज करने की बात की उन्होंने कुलदीप का भी रेफरेंस दिया, फर्ज करें कि अब आप रीड ही नहीं कर पा रहे तो आप क्या करेंगे? आप सिंगल बना के दूसरी तरफ चले जाएंगे? कहते हैं क्रिकेट की लैंग्वेज में जब आपको स्पिनर ना समझ आए तो टांग रख के मार दो। बस यही हाल है, इसके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं। लीड क्या नहीं है, राशिद खान लीड जी जी जी। तो इन सब ने तो आईपीएल से लेके हर लीग के अंदर साथ खेलते हैं। ब्रुक तो राशिद खान के साथ लाहौर कलंदर में भी थे, तो ये शायद नामुनासिब है। ऑलराउंडर की डेफिनेशन पे डिबेट हो सकती है जी। बात दुरुस्त है। ऑलराउंडर हम किसको बोलते हैं? स्पेशलिस्ट, स्पेशल बॉलर, स्पेशल बैटर। इयन बॉथम, इमरान खान, कपिल देव, रिचर्ड हेडली, जैक कैलिस हो गए, गैरी सोबर्स हो गए, ये स्पेशलिस्ट नहीं है, इनको हम बोलते हैं ऑलराउंडर। और किसी को अगर बोलना ये बात ये करें, वजन तो है इसमें, लेकिन लोग इस पर डीपर नहीं जाएंगे, डिबेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो ऑलराउंडर समझते हैं। अब स्पेशलिस्ट प्लेयर्स का इसमें भी काम है, वनडे क्रिकेट में भी स्पेशलिस्ट चाहिए। रविंद्र जडेजा स्पेशलिस्ट बॉलर, साथ में स्पेशलिस्ट बैट्समैन, और बाद में जो आधे इधर आधे उधर, तो वो इंग्लैंड की टीम ने आज दिखाया है। आपको लगता है कि इसका एक रीजन ये भी है कि फ्रेंचाइज क्रिकेट अब इतनी ज्यादा खेली जाती है कि रोल्स जो हैं वो उस तरह से बहुत ब्लर हो गई हैं लाइंस के, क्या रोल है, बैटर ऊपर भी आ रहा है, पीएसएल में भी हमने देखा शादाब को, शाहीन को। इसी वजह से उसमें ना वर्किंग ज़्यादा हो गई है, वर्किंग बहुत ज़्यादा हो गई है। ड्राफ्ट से पहले, ऑक्शन से पहले बहुत वर्किंग है। ये ऑलराउंडर चाहिए, स्ट्राइक रेट वाला चाहिए, इकॉनमी वाला चाहिए, ये आ गई। अब हम टीम बना रहे हैं पाकिस्तान की या कोई भी वर्ल्ड कप की सबसे मुश्किल फॉर्मेट की, वो है वनडे जी। आपकी अप्रोच T20 वाली है, इसीलिए कोई भी मैच नेक टू नेक नहीं किया अभी तक। आज भी अफगानिस्तान ने 10 ओवर 12 ओवर पहले मैच खत्म कर दिया। ये एक लोग, मैं किसी का इंटरव्यू सुन रहा था, बेस्ट वर्ल्ड कप हो रहा होगा इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल ब्रॉडकास्टिंग में हो रहा है, लेकिन क्रिकेट हमें क्या सिखा रहे हैं इस वक्त? हमें सीखने को नहीं मिल रहा। हम उसको डिबेट करना चाह रहे हैं, कोई इनिंग ऐसी हो, कल की आधी अधूरी इनिंग, अधूरी बॉलिंग चल रही है अभी तक, हो सकता है आगे जाके बेहतरी आए इसके अंदर। लेकिन जिसकी इनिंग थी, मैं यहाँ पे जरूर बात करना चाहूंगा, क्योंकि सुबह में हमने तस्करा किया था, जरा वापस बाजिल भाई की जानिब बढ़ना चाहता हूँ कि अगर बेन स्टोक्स आते तो किन की जगह आते, तो नाम हैरी ब्रूक का आ रहा था। लगता नहीं है कि अब हैरी ब्रूक वो उनके लिए ऑप्शन हो सकता है जिनको वो रेस्ट कराएंगे, तो शायद दूसरी जानिब बढ़ना पड़े उनको। आपको क्या लगता है कि हैरी ब्रूक की जो आज की इनिंग्स है वो आगे के लिए इंग्लैंड गोइंग डाउन इन दिस टूर्नामेंट एक ऐसा पिवटल पॉइंट जरूर रहेगा जिसको दे विल ऑलवेज मेक श्योर कि यार हैरी ब्रूक शायद प्लेइंग 11 का हिस्सा रहना ही चाहिए? देखिए, हैरी ब्रूक वो प्लेयर था जो वर्ल्ड कप में ये इन्होंने सेलेक्ट नहीं किया था, और एंड में आखिर में ऐड हुआ है। जितना साफ वो स्पिनर को खेलता है उतना ही साफ फास्ट बॉलर को खेलता है, वो तो क्वालिटी है उसमें। अब जाहिर है इंग्लैंड, मुझे ऐसा लगता है कि शायद इंग्लैंड अब थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया है। दूसरी टीमों को पता है कि इंग्लैंड ने कैसे खेलना है। अगर आप एक ही तरीके से खेलते रहोगे तो वो बाकी टीमें कैचअप कर ही जाती हैं। आप माने ना माने, वेस्ट इंडीज़ एक ज़माने में T20 में सबसे आगे थी, लेकिन टीमें पहुंच गई। अब ये काफ़ी देर से खेल रहे हैं इसी तरीके से, अब टीमें इन तक पहुंच रही हैं। जो हैरी ब्रूक, अब जाहिर है जिस तरह की बैटिंग इंग्लैंड की हुई है, अब हैरी ब्रूक को बाहर करना तो मुश्किल हो गया। अब वो कोई और ऑप्शन देखेंगे। लेकिन फिर बात वहीं पे आती है, अगर बेन स्टोक्स बॉलिंग नहीं करता, सिर्फ एज अ बैटर खेलता है, तो प्रॉब्लम तो वहीं पे खड़ी है कि इनकी बॉलिंग ना आउट करके दे रही है, ना वो रन्स डिफेंड कर सक रहे हैं। तो किस तरफ को जाएंगे? ये चीज हमने बीके न्यूजीलैंड के साथ भी देखी कि केन विलियमसन को लाने के लिए उन्होंने विल यंग को ड्रॉप किया। तो यहाँ पे अगर आपने एक प्लेयर को, अपने की प्लेयर, उनका स्टार प्लेयर है, रिटायरमेंट से वापस उन्होंने अब वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं, तो डू यू थिंक ये भी हो भी सकता है? इट वोंट बी टू सरप्राइजिंग अगर हम देखते हैं ब्रूक को। नहीं, हो तो सकता है, लेकिन विल यंग और हैरी ब्रूक में अच्छा खासा फर्क है। और जिस किस्म की आज हैरी ब्रूक ने बैटिंग की है स्पिनर्स के खिलाफ, दूसरे इन कंपैरिजन बाकी सबकी इनिंग्स निकाल लें तो इतना सिक्योर कोई भी नहीं। आउट तो हो गया वो इंडियन, लेकिन इतना सिक्योर कोई भी नहीं लगा। प्रॉब्लम इंग्लैंड की बैटिंग, तो वो कहीं जा रहे हैं कि हम ऐसे ही खेलेंगे, चलें आप ऐसे ही खेलें, लेकिन उसके साथ फिर बॉलिंग कैसी करनी है वो प्रॉब्लम है। अगर स्टोक्स आता है और बॉलिंग नहीं करता, बॉलिंग इनकी कैसे ठीक होगी? बॉलिंग पे आएंगे मैं हम। थोड़ा सा इसमें ऐड करता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि लिविंगस्टन
की जगह मोइन अली को आना चाहिए, सैम करन की जगह बेन स्टोक्स लिविंगस्टन ने को। इतनी अच्छी बॉलिंग की आज। नहीं, लेकिन बैटिंग अब क्या उसका वो मेन करेगा? बैटिंग है, हाँ। और उसके बाद सैम करन की जगह बेन स्टोक्स को, और जो इनके एक और वो जो फास्ट बॉलर है गन एटकिंसन। उनको आना चाहिए इसकी जगह, क्रिस वॉक्स की जगह। उसमें ये हो जाएगा कि आपके पास गैस को ही रख लेते हैं, गैस, मार्क वुड, आपके पास 2 फास्ट बॉलर्स और ट्रॉपले 3 फास्ट बॉलर हो जाएंगे, आदिल रशीद और आपके पास मोइन अली 5, बेन स्टोक्स आपके पास 6 में, और उसके बाद जो है जो रूट आपके पास 7 में बॉलिंग ऑप्शन हो जाएगा। प्लस 4 पे आपका अभी ब्रुक्स खेल रहा है, 5 पे आपका बटलर है, 6 पे बेन स्टोक्स, 7 पे मोइन अली, और फिर इस तरह आपकी बैटिंग लाइन भी कवर्ड है, और आपके बॉलर्स के पास जो ऑप्शन है इंग्लैंड के पास वो भी 7 है। नहीं, ये तो पूरा सिलेक्टर है जी, इंग्लैंड का पूरा सिलेक्टर ये बन हाँ जी। गया। मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि इंग्लैंड का सेवियर ऑफ द शिप एट द मोमेंट इज बेन स्टोक्स, ही हैज टू कम बैक। अभी अदरवाइज इस टीम को अभी तक जो 3 मैच हमने देखे हैं, ये क्लियर हेडेड जो है टीम नजर नहीं आ रही, इनकी कंफ्यूजन है। आज की जो बैटिंग है, टू मी दैट नेवर रिफ्लेक्ट व्हाट दे ऑलरेडी सेड, व्हाट द स्टेटमेंट केम आउट फ्रॉम देम कि हम Yeah. अग्रेसिव क्रिकेट खेलना चाहते हैं। आज की जो बैटिंग है, दैट लुक्स टू मी वेरी कंफ्यूज बैटिंग लाइनअप। जो टेंटेटिव किस्म का मोड था राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द एंड ऑफ द इनिंग्स, वो अग्रेशन नजर नहीं आया जिसको इंग्लैंड रिफ्लेक्ट करता है हमेशा से, या कहता है कि हम ये हमारा मोड ऑफ क्रिकेट है या वे ऑफ क्रिकेट है। तो मुझे लगता है कि इस वक्त जो है बेन स्टोक्स हर हाल में, चाहे वो एज ए बैट्समैन भी वापस आए, दैट विल गिव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू इंग्लैंड। अच्छा, आपने भी ये बात की कि इंग्लैंड आज ऐसा खेले हैं जैसे वो अपनी कंडीशंस में खेल रहे हैं। व्हाट डू यू मेक ऑफ लिविंगस्टन्स स्पेल टुडे? 10 ओवर्स, जस्ट 33 रन्स एंड अ विकेट। यू थिंक कि कहीं ना कहीं कोशिश उनकी तरफ से जरूर हुई? देखिए, लिविंगस्टन का रोल सबसे पहले बैटिंग का है। वो नंबर 6, नंबर 7 के एक्सक्लूसिव बैट्समैन के तौर पर खिलाए जाते हैं। बॉलिंग उनकी कभी लेग स्पिन कभी ऑफ स्पिन, वो दोनों चीजें करते हैं, लेकिन वो प्रॉपर स्पिनर के तौर पर इस टीम में शामिल नहीं हो सकते। तो उनकी बैटिंग अभी तक जो हमने उनकी 2 इनिंग्सें देखी, जो मैंने, मेरा ख्याल इस टूर्नामेंट में अभी तक 2 इनिंग्सें आई हैं, तो अभी तक उन्होंने, मुझे तो बिल्कुल ऐसा लगा कि वो इन कंडीशन के लिए सूटेबल प्लेयर नहीं नजर आ डू यू कंसीडर हिम एन ऑलराउंडर? रहे, नॉट रियली। ओके, Exactly, so I don't think that he's going to fill in that mark as well. और जहाँ पे हमने बात की थी तो शायद मोइन लियाम अली टू मी लिविंगस्टोन- इज एन ऑलराउंडर। अगर वो बैटिंग करता, बॉलिंग तो करता, लियाम he is को बिठा all-rounder। के आप कहते हैं कि मोइन अली को ले आए। देखिए इनका जो मैं सिलेक्टर नहीं हूँ। नहीं, मैं आपसे ओपिनियन ना, ले मैं रहा think हूँ। यार मैंने आपको आप- सिलेक्शन दी है, फिर आप मेरे से बस उसी के ऊपर मैं आप जी, सबका राशिद ओपिनियन सर- लेना चाहता हूँ। राशिद देखिए, सर कुछ ऐड चलो करना चाह राशिद रहे भाई हैं? कह रहे हैं देखिए तो जैसे बात की जा रही है अपने मेथड पे खेलते हैं इंग्लैंड, तो आज अपने मेथड पे खेले, जो पावर प्ले है उसको यूज़ किया। 40 ओवर में इन्होंने किए 215 रन। हाँ 30 ओवर में आउट हो जाते हैं, हम बोलते हैं यार इंग्लैंड ने Yes. अपने वे में खेला, ये डर गए। आज पता चला कि ना पावर स्पिनर्स की कितनी है। जी और 2 टीम जो हैं, जो बड़ी टीम है, जिनको हमने इंडिया के बाद कहा है कि ये 2 टीम सेमीफाइनल खेलेंगी, दोनों स्पिनर्स पे वीक है। अगर स्पिन आदिल रशीद उस फॉर्म में नहीं है, उनका एक्शन थोड़ा सा दिखाया था, कंपेयर किया था राजस्थान के साथ, और मोइन अली को आप खिला नहीं रहे, तो आप लिविंगस्टन से वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते, आप अफगानिस्तान से हार सकते हैं। अच्छा, माइकल वॉन ने तो ट्वीट कर दिया कि इंग्लैंड सेमीफाइनल में है। नहीं चलो, वो तो wishful thinking तो वो तो रही। हमने भी पाकिस्तान को फाइनल में रखा हुआ है, वो कोई वो तो डाउट कल नहीं विकी है। ने भी कह दिया कि जब मैं फाइनल 'ਚ मिलांगा। वो कहने से क्या है, कहने में तो हर चीज आपके लिए आसान हमने भी है। 8-1 कह दिया। मैं यहाँ पे एक और बात- 8-1 बोला है, लेकिन ऐसे थोड़ी विक्की बोला ने ये नहीं बताया ना कि लेकिन मिलना टिप किसको गलत है। मिली थी हमें, पता है अजीम भाई ने बताया था। अच्छा सर, अब यहाँ पे एक और चले, हमने इंग्लैंड की तो बात कर ली है, हमें ये भी आपने बता दिया कि उनके राइट बैलेंस कहाँ पे क्रिएट होता है। अब जो एक और चीज है जो आई थिंक अफगानिस्तान के लिए इशू है, जिसको एड्रेस करने की जरूरत है, मैं शायद हशमत का भी इतना नहीं जिक्र करूंगा, यहाँ नबी का जिक्र करना बहुत जरूरी है, रहमत का जिक्र करना भी बहुत जरूरी है कि उनकी जो परफॉर्मेंसेज हैं दे आर नॉट अप टू द मार्क जहाँ पे रिलाई किया जाता था। बल्कि मैच के दौरान डॉक्यूमेंट्री चल रही थी कि नबी कितने इम्पैक्टफुल प्लेयर हुआ करते थे, तो हशमत और नबी की परफॉर्मेंस के नबी पीछे क्या बहुत रीजन? पुराने प्लेयर हैं और बड़े अच्छे प्लेयर हुआ करते थे, अभी भी हैं, लेकिन सही यूटिलाइज नहीं हो पाए। इनको और ऊपर बैटिंग करना चाहिए। आज 7 नंबर पे आए, नजीब क्यों बाहर हो गए? वो 7 से 8 नंबर हुए, 8 से बाहर हो गए, लेकिन इनको इकराम को खिलाया 6 नंबर पे खेले। मैं कंपेयर कर रहा था नजीब को और इकराम को, 6 नंबर पे मोस्ट सक्सेसफुल प्लेयर जो है वो नजीब रहा है इनका, लेकिन इस वर्ल्ड कप में 7 और 8 नंबर पे वो खेल रहे। लेकिन आज बहुत ही अच्छा खेले, लेकिन कैप्टन की कैप्टनसी आज अच्छी थी, बैटिंग को छोड़ दें, आज कप्तानी लग रही थी कि जिस तरह से बॉलिंग करवाया। हालांकि इनके पास 2-3 दुनिया के सुपरस्टार थे स्पिनर्स में, उनको डिफरेंट जगहों पे बॉलिंग करवाना, जैसे हमने पहले भी बात की थी, 25 ओवर में, आज 17वें ओवर में राजस्थान को लेके आए, और जब लेके आए उसके बाद फौरन नबी भी साथ में आए, और जिस तरह से फील्ड प्लेसिंग थी, बॉलिंग कराई, आज क्रेडिट जाता है हशमत को। आज बिल्कुल करेक्ट मैं ज्यादातर पर समझता हूँ कि नबी को नंबर 5 पे खेलना चाहिए इस टीम के अंदर, क्योंकि वो टेक्निकली सॉलिड हैं, स्पिनर को बेहतर खेल लेते हैं।
اور وہ ابھی دیکھیں عظمت کو وہ 5 پہ کھلا رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر نبی اوپر کھیلیں تو وہ زیادہ امپیکٹفل پلیئر ہوں گے رادر دین بیٹنگ ہے نمبر 7 نمبر 8. تو یہ ایک مجھے لگتا ہے کہ اگر ان کی ٹیم یہ سوچے تھنک ٹینک کہ اپنے مین پلیئر کو یا اپنے ایکسپیرینس پلیئر کو آگے جو ہے وہ چانس دیں, نہ کہ اس کو پیچھے رکھ کے جیتا جائے, کیونکہ جو مین پلیئر ہوتا ہے وہ لیڈنگ فرام دا فرنٹ جب کرتا ہے تو چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. بالکل. ابھی آج کے میچ کو یہاں پہ جنٹلمین ریپ اپ کرتے ہیں کیونکہ آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ جو ہے وہ جاری ہے, اور جس طرح کہ آپ دیکھ سکتے ہیں, دا کرکٹ فیور از آن, دا ایکشن از ناٹ اسٹاپنگ. تازہ کیا ہے روحت, تازہ کیا ہے؟ میچ نمبر 14 ٹمورو از آسٹریلیا ورسز سری لنکا ان لکھنؤ. شہزاد, یہ دونوں ٹیمز کو بہت ضرورت ہے اس وقت ایک اچھے مارجن سے جیتنے کی. a lot to prove for both these teams, and I want to quickly go to Wahab, you now. Australia bowling, big question marks. What do you think going into this match against Sri Lanka in Lucknow? کیا گیم پلان ہونا چاہیے؟ دیکھیے آئی تھنک دوبارہ سے ان کے 2 مین بیٹسمین ہیں جن کے اوپر یہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں, وارنر اور اسمتھ. ان میں سے کسی ایک کو بڑے رنز کرنے پڑیں گے اگر ان کو میچ جیتنا ہے. بالنگ کا ڈسپلے ان کا پچھلے میچ میں بہتر تھا آسٹریلیا کا, اٹ وازنٹ بیٹ اگینسٹ ساؤتھ افریقہ, اچھا تھا, لیکن اسٹل آئی تھنک کیونکہ سری لنکا جو ہے ان کا بھی جو کانفیڈنس ہے وہ کافی زیادہ شیٹرڈ ہے. وہ واحد ٹیم ہے جس کے اگینسٹ سب سے زیادہ رنس ہوئے ہیں ابھی تک اس ٹورنامنٹ میں. سو پروبیبلی آئی تھنک یہ ایک ایسا موقع ہے ویئر اف دے بیٹ آسٹریلیا ول بیٹ سری لنکا اینڈ دے مائٹ گیٹ ان مور کانفیڈنس. تو آئی بلیو کہ کل کا میچ اچھا ہوگا, آسٹریلیا کو فیور کریں گی کنڈیشنز, اینڈ آئی تھنک دے ول کم ہارڈ, دے ول پلے لائک این اوزیز. بٹ a bit of a blow for Sri Lanka. ان کے کیپٹن انجر ہو گئے ہیں, now Mendes will be leading. کیا لگتا ہے اس نئی لیڈرشپ میں کوئی ڈفرنس ان انٹینٹ نظر آئے گا فرام سری لنکا؟ دیکھیں اچھا نہیں آپ سری لنکا کو تو عادت ہو گئی ہے, مطلب سارے ہی ان کے انفٹ پلیئر ہیں, تو فرق کیا پڑے گا؟ ان کے سارے 5-6 بالر انفٹ ہیں, شانے کا بھی انفٹ ہو گیا, تو وہ جس طرح کا ان کا بالنگ کیمپین جا رہا ہے وہ تو اس سے برا تو میرا نہیں خیال کہ ہو سکتا ہے. تو ظاہر ہے شانے کا نہیں کھیلے گا, کپتانی کوئی اور کرے گا, لیکن ان کے ایشوز تو وہی رہیں گے کہ بالنگ ان کی بہت ہی, ظاہر ہے مین بالرز نہیں ہے تو بہت ہی ویک ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ بالنگ میں ود دوز لمیٹڈ ریسورسز مینڈس کیا کر سکتے ہیں. وہ بہت ٹف ہے, لیکن اس سچویشن میں وہ کیسے ٹیم کو چلا سکتے ہیں وہ دیکھنے کی بات ہے. لیکن اتنا مطلب مینڈس پہ اتنا پریشر نہیں ہوگا, کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنی وہ مطلب کہہ لیں ہینڈی کیپ سے کھیل رہے ہیں, کیونکہ سارے ہی ان کے ٹاپ کے بالرز انفٹ ہیں. ایگزیکٹلی. تھینک یو سو مچ جنٹلمین فار بینگ ود اس, لولی ٹو بی ان کانورسیشن ود یو. لیکن جانے سے پہلے جیسا کہ ہم نے پری میچ میں آپ سے سوال پوچھا تھا آن بہاف آف جے ڈاٹ کہ کیا لگتا ہے کہ کون سا وہ کھلاڑی ہوگا آج جو سب سے زیادہ اسکور کرے گا, اس میں ہم نے مختلف اوپینینز لی تھی. اللہ کا کرنا ہوا کہ میرا اندازہ ٹھیک رہا, لیکن اسی کے ساتھ کسی اور کا اندازہ جو ٹھیک رہا میں ان کی جانب ذرا بڑھنا چاہتا ہوں, کیونکہ جے ڈاٹ کی طرف سے آپ کو یہ امیزنگ گفٹ یہاں پر ملے گا. it goes by the name of Ruler. It's there. The scent is amazing. اس کا ہیلو بڑا اچھا امپیکٹ ہے. So the winner, ladies and gentlemen, happens to be from Rawalpindi, and her name is Zainab. So Zainab, congratulations to you on behalf of J Dot, for winning. And یہ آپ نے کبھی فون کر کے یہ بھی بتانا کہ یہ اندازہ آپ کو کیسے ہوا. I think that's something that we would love to know. I don't think you should ask people ان کے ٹرکس کیا ہیں, کیونکہ جس طرح ہر کسی کی پریڈکشن ہوتی ہیں, وہاں کا ہمیں پتہ ہے, we know his tricks, اور وہ انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ ورلڈ کپ کے اینڈ میں وہ ریویل کریں گے.